हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 2 के जीव विज्ञान सब्जेक्ट को हल करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत क्लास 10 के लिए गणित के भाग 1 और भाग 2, फिजिकल साइंस के भाग 1 भाग 2 और लाइफ साइंस के भाग 1 को हल किया था। मुझे आशा है तुमने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर देखो। और मैं यह दावे से कहता हूं कि हमारा ये जो कंटेंट है वो औरों से हमेशा ही बेहतर कंटेंट तुम्हें मिलेगा। यानी इस चैनल पर तुम्हें हमेशा ही क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे टू द पॉइंट आंसर्स के साथ। इसीलिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि जानकारी से भरे क्वालिटी वीडियोस तुम्हें हमेशा ही मिलता रहे। मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 2 में जो प्रश्न हैं वो तुम्हारे स्क्रीन पर हैं। कुल 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्लास 9 के दोनों भाग और क्लास 10 के पहले भाग की तरह एक ड्राइंग है। यहाँ हमें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की रचना करनी है, यानी उसका एक चित्र बनाना है और 4 भागों का नाम लिखना है। उसके बाद 3 और प्रश्न हैं जो तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, या फिर तुम्हें स्कूल से जो एक्टिविटी टास्क मिला होगा वो तुम्हारे हाथ में होगा, तो वहाँ भी तुम इन प्रश्नों को देख सकते हो। चलते हैं हम लोग इस प्रश्न के हल की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो। तुम्हें कुछ कहना है या कोई जानकारी चाहिए या तुम अपना मत देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि वे भी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस, अच्छी जानकारी वाले वीडियोस देख सकें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। मैंने पहले ही कहा है कि हमें एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की रचना करनी है और जो निम्न अंकित भाग हैं यानी क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और टेलोमियर, इनको चित्र पर अंकित करना है। हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद इन सारे जो भाग यहाँ दिए गए हैं हमें उनको हम लोग मार्क करेंगे। इस प्रकार तुमने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की रचना की और जो 4 भाग हैं यहाँ पर उन चारों भागों का नाम लिखा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पहला प्रश्न है, प्राणियों के प्रचलन का क्या उद्देश्य है? देख लेते हैं इसको हम लोग। जंतुओं में या प्राणियों में प्रचलन का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला नंबर, जीव अपनी आश्रय की खोज में या निर्माण हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं। दूसरा है, जंतु भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अतः भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से भी जीवों को प्रजनन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, जंतु अपनी सुरक्षा और दूसरों पर आक्रमण करने के लिए भी प्रजनन करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि जंतु अपनी वंश वृद्धि के लिए भी प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार जंतु के प्रजनन के जो 4 उद्देश्य हैं वो हमने यहाँ लिखा है। इसको ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में लिख लो ताकि स्कूल में समय आने पर इसे सबमिट कर पाओ। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न है कि
फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पेशी का कार्य एक दूसरे के विपरीत है। उदाहरण के साथ इस तथ्य की हमें व्याख्या करनी है। तो उत्तर है कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पेशी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फ्लेक्सर पेशियों के संकुचन से किसी अंग में खिंचाव या झुकाव उत्पन्न होता है, अर्थात दो अस्थियां एक दूसरे के निकट आने लगती हैं। जैसे हमारे अग्रबाहु, हमारे भुजा का जो अगला सिरा है, जिसे हम लोग फोरलिम्ब कहते हैं, कि बाइसेप्स पेशी जो है, तुम सब जानते हो बाइसेप्स पेशी हमारे बाह में कहाँ है। बाइसेप्स पेशी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दो अस्थियों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। जबकि एक्सटेंसर पेशियां जो हैं वह संकुचन से किसी अंग में फैलाव उत्पन्न करता है, अर्थात दो अस्थियां एक दूसरे से दूर होने लगती है। उदाहरण हमने दिया है अग्रबाहु का ही। अग्रबाहु के पश्च भाग में ट्राइसेप्स पेशी जो है, तुम लोग जानते होंगे हमारे बाह में बाइसेप्स के ठीक पीछे ट्राइसेप्स पेशियां होती हैं। तो ये दोनों पेशियां हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। तो यहाँ जो कथन दिया गया है उसके उदाहरण के साथ ये व्याख्या है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में है, कोशिका के 5 दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं। एक्चुअली यहाँ ये 5 नहीं है, ये S दशा है। कोशिका के S दशा को संश्लेषित दशा कहा जाता है। समझा करके लिखना है इसको। इसका आंसर देखते हैं। कोशिका चक्र की S दशा को हम लोग संश्लेषित दशा कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है और इसका परिमाण जो है वह 2 गुना हो जाता है, अतः इसे संश्लेषण अवस्था कहते हैं। इस दशा में प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स बन जाते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ डीएनए की मात्रा ही दोगुनी हो जाती है। यह अवस्था अंतरावस्था का द्वितीय चरण है। इस प्रश्न में एक छोटा प्रश्न है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ जगह की कमी के कारण मैंने इसका उत्तर अगले स्लाइड में दिया है, उसे देख लो। डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो है, पहला, डीएनए में 2 सूत्र होते हैं जबकि आरएनए में केवल 1 सूत्र होता है। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है जबकि आरएनए में राइबोज प्रकार का शर्करा होता है। तीसरा पॉइंट है कि डीएनए में नाइट्रोजन आधार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। और चौथा पॉइंट है कि डीएनए आनुवांशिकता का वाहक होने के साथ साथ कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और डीएनए द्वारा निर्मित आरएनए प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में सहायता देता है। तो ये मुख्य 4 अंतर है डीएनए और आरएनए में। इसे ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे? तो एड्रेनालिन हार्मोन आपातकाल के दौरान स्रावित होता है। भय, क्रोध आदि में यह हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है। इसके प्रभाव से अतिरिक्त रक्त भीतरी अंगों से पेशियों और मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, जहां अधिक ऊर्जा की वजह से शरीर में उत्तेजना या उत्साह पैदा होता है। इस हार्मोन के ज्यादा स्रावित होने से हमारे हृदय गति तेज हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी और पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं। साथ ही साथ मनुष्य किसी भी परिस्थिति से लड़ने या उससे भागने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग आपातकाल हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसी में एक और प्रश्न है कि ट्रॉपिक और नास्टिक गति में हमें अंतर लिखना। तो ट्रॉपिक और नास्टिक गति में जो अंतर है वह तुम्हारे स्क्रीन पर देख लो। ट्रॉपिक गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जबकि नास्टिक गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। याद रखना, यहाँ ट्रॉपिक गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जबकि नास्टिक गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है, ट्रॉपिक गति की दिशा पर अंगों की बनावट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि नास्टिक गति में गति की दिशा पर अंगों की बनावट का प्रभाव पड़ता है।
और तीसरा पॉइंट है ट्रॉपिक गति में पौधे के गति करने वाले भाग में वृद्धि होती है, जबकि नास्टिक मूवमेंट में पौधे में वृद्धि नहीं होती है। तो ये था ट्रॉपिक और नास्टिक गति में जो अंतर है वो। इस प्रश्न के साथ ही हम लोग इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे आशा है तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी तुम्हें मिली होगी। ऐसे ही अच्छे जानकारियों के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि वे भी अच्छे वीडियोस पा सकें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।